हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 12 जुलाई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है या पहला मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करेंगे वह है अपर सियांग जल विद्युत परियोजना या ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना। एक्चुअल में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे अरुणाचल में सियांग नदी कहते हैं और भारत सरकार इसी के ऊपरी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र या सियांग नदी के ऊपरी हिस्से में 11,000 मेगावाट से ज़्यादा की क्षमता का पावर प्लांट बनाने वाला है। जल विद्युत परियोजनाएं शुरू कर रहा है, एक से अधिक, और विशाल बांध बना रहा है जो कहीं न कहीं चीन की वाटर वार रणनीति यानी ब्रह्मपुत्र के पानी को वो युद्ध काल में हमारे ऊपर स्ट्रेटेजिक बढ़त लेने के रूप में जो करता है कि सूखा ला सकता है, बाढ़ ला सकता है, इसकी रणनीति के जवाब के रूप में भारत सरकार इसको ला रही है, इसको लागू कर रही है। हालांकि इसका अभी विरोध देखा गया है, तो हम इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है विंजिन अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने पहली मदरशिप जहाज को स्वागत किया है। विंजिम पोर्ट जो है हमारे केरल में स्थित एक भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। उसके जो है ट्रायल रन के रूप में ही एक मदरशिप को 300 मीटर लंबे जहाज की मदरशिप जो 2000 कंटेनर रखा था उसको यहाँ पे लैंड मतलब बर्थिंग कराई गई है या वहाँ लाया गया है और इस तरह से उसके स्वागत और उसकी तैयारी की गई है और इसी तरह से ट्रायल रन चलता रहा तो दिसंबर में इसको चालू कर दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा है शहरी क्षेत्रों में जो समाचार है जिन पे हम चर्चा करेंगे। शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक विधेयक पास किया है। महाराष्ट्र सार्वजनिक विशेष सुरक्षा विधेयक 2024 और इसमें यही शहरी नक्सलवाद को देखते हुए उसकी चुनौतियों से कैसे टैकल किया जाए उसको लेकर विधेयक में प्रावधान है। तो हम इसको समझेंगे। अभी तो विधेयक पेश हुआ है, उसके पक्ष में बातें आ गई है, लेकिन हम इसको उसके विधेयक के कुछ प्रावधान है, क्यों लाया जा रहा है और नक्सलवाद को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं अपर सियांग जल विद्युत परियोजना। इसको जो है भारत सरकार के तहत से 2017 के बाद इसे लाने की बात की जा रही है और यह परियोजना चीन के जो वाटर वार रणनीति है यानी कि अपने पानी का इस्तेमाल हमारे लिए रणनीतिक रूप से हमारे युद्ध आदि की समस्या के समय में इसका इस्तेमाल करना, उसको देखते हुए उसको रोकने के लिए इसको लाया गया है। एक आशंका है कि चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल खराब परिस्थितियों में या युद्धकालीन परिस्थितियों में हमारे नॉर्थ ईस्ट में सूखा लाने में या बाढ़ ला के उसको तबाह करने में कर सकता है। क्यों ये बातें की जा रही है, आइए ज़रा हम इसको इस पूरे प्रोजेक्ट को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये प्रोजेक्ट जो है अपर सियांग प्रोजेक्ट चर्चा में क्यों है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के 2 बांध विरोधी कार्यकर्ताओं को 8 जुलाई को इनको केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का वहाँ पे दौरा था, उसके पहले एहतियातक हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने कहा है कि ये लोग सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कर सकते हैं, इसलिए ऐतिहासिक रूप से प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है। पुलिस को अधिकार है, पुलिस क्या मतलब प्रशासन को पुलिस मिला के अधिकार है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वे केवल प्रस्तावित अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में मंत्री को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। इन लोगों का कहना है कि ये कुछ करना नहीं चाहते थे, बस ये अपर सियांग जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसके विरुद्ध जो ऊर्जा मंत्री हैं उनको एक ज्ञापन देना चाहते हैं। तो अपर सियांग परियोजना क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए इस मैप को देखिए, तो ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा के पास से जो है इधर से ऐसे अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्र नदी जिसे सियांग नदी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं आपके आसाम में और सांगपो जो बोलते हैं तिब्बत में। तो ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से ये निकलती है और लगभग 1000 किलोमीटर भारत की सीमा के ऐसे पैरेलल पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है और नामचा पर्वत के पास से ही ये बेंड हो जाती है, बिल्कुल बेंड हो जाती है और ये फिर इधर हिमालय को क्रॉस करते हुए इधर सियांग हो जाती है। सियांग से आते हुए जब ये आसाम में प्रयोग की जाती है, प्रयोग पहुँचती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है
और फिर वो बहुत विशाल आकार ले लेती है। और ये देखा जाए तो एशिया की एक प्रमुख नदी है, दो देशों के बीच प्रभावित होती है। और वो भी देश ऐसे हैं जो दुनिया के आप कह सकते हो कि दो सबसे शक्तिशाली देशों के 4 शक्तिशाली देशों में उनका स्थान है। पहला, दूसरा तीसरा चौथा की दूसरे तीसरे की लड़ाई है, चौथे की तो नहीं है। ऐसे में ये एक जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सामान्य राष्ट्रों के बीच जल विवाद का मुद्दा नहीं है, यह एक इनके बीच में स्ट्रेटेजिक वारफेयर का भी एक मुद्दा होता जा रहा है। तो आइए हम जरा सा इसमें देखें क्या क्या मामला है। तो देखिए, अपर सियांग परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, प्रस्तावित 11,000 से ज़्यादा 11,200 की है, तो 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। 11,000 मेगावाट की अगर ये बन जाता है तो इससे बड़ा मेगावाट जो है विशाल परियोजना भारत में कोई नहीं है। ठीक है। और ये अगर सियांग नदी देखें तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, और सियांग के रूप में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे की ओर असम में नदी ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा और जरा इसके डिटेल के बारे में जानें तो 2017 में केंद्र सरकार ने पहले से ही प्लान्ड थी, 2 योजनाएं पहले से ही प्लान थी। 5500 मेगावाट की सियांग अपर स्टेज 1 और 3750 मेगावाट की सियांग अपर स्टेज 2 जल विद्युत परियोजनाएं। इन दोनों को मिला के एक प्रपोज्ड एक एकल इन दोनों क्षमता को अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 9,250 मेगावाट क्षमता का प्रपोज था, लेकिन इन दोनों को मिला के और एक बड़ी एकल बहुउद्देशीय परियोजना अपर सियांग परियोजना में बदल दिया गया था। ठीक है। और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम इसके लिए बांध का निर्माण करेगा, जिसमें से 300 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जो पूरा होने पर उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। ये 2017 नोट रखिएगा। हम अभी जब बाद में इसको और समझने की कोशिश करने लगेंगे तो उसमें 2017 का जिक्र जरूर आएगा। वैसे मैं बता दूं क्यों इसमें रखूं कि 2017 में हुआ था डोकलाम विवाद। ट्राई जंक्शन है जो है भूटान, भारत और तिब्बत, हम उसे चीन नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है, चीन के तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है उसका ट्राई जंक्शन है, और वहाँ पे विरोध हुआ था। उसके बाद में जो दोनों देशों के बीच एक है, किसी भी नदियाँ जब 2 देशों से होके जाती है तो एक दूसरे को जल को लेकर सूचनाएं देते रहते हैं। चीन ने 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बारे में सूचनाएं देना काफ़ी समय तक रोक रखा था। इसके बाद ही भारत सरकार को ये लगा कि कहीं ये ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल वाटर वार के रूप में नहीं कर सके, इसीलिए 2017 के बाद सरकार ने, पहले परियोजना थी कि उसका इस्तेमाल किया जाए अरुणाचल और इस तरह की चीज़ों को, लेकिन फिर ध्यान में रखते हुए एक सिंगल प्रोजेक्ट में से बदल दिया गया। और देखा जाए तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नवंबर 2000 की रिपोर्ट के अनुसार सियांग नदी बेसिन में 29 जल विद्युत परियोजनाएं 25 मेगावाट से अधिक, देखिए 25 मेगावाट से जो छोटी की 25 मेगावाट से या 25 मेगावाट या उससे कम की जो परियोजनाएं होती हैं वो लघु जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, और उससे बड़ी परियोजनाओं को जल विद्युत परियोजनाएं कहते हैं। तो उससे बड़ी लगभग 29 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता 18,326 मेगावाट है। इसमें से अकेले ये जो ऊपरी सियांग है उसका इनकी क्षमता का 60% इसी में हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जल विद्युत क्षमता से कहीं अधिक क्या है, इस बात को सांगपो पर चीन की जल विद्युत परियोजनाओं का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता, स्ट्रेटेजिकल आप कह सकते हो नेसेसिटी के रूप में इसे पेश किया जा रहा है। क्यों पेश किया जा रहा है, जरा सा उसको भी समझें कि चीन ऐसा क्या कर रहा है। तो देखिए, अपर सियांग परियोजना रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर मेडोग में यारलुंग सांगपो, जो उसको वहाँ पे जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है यारलुंग सांगपो, इस पे 60,000 मेगावाट, कितना 60,000 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना का ये निर्माण करने का इसने प्रस्ताव रखा है। और उसके लिए बहुत विशाल बांध, अभी तक दुनिया का जो सबसे विशाल बांध है यांगसी नदी पर 3 गार्स डैम, उससे भी लगभग 3 गुना विशाल डैम चीन बना रहा है। और साथ ही में
वहां पे डैम बना के 1000 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करके अपने दक्षिणी हिस्से से पानी को अपने उत्तरी सूखे हिस्से में ले जाने की चीन की योजना है। यानी कि वो विद्युत तो जो बनाएगा इतना विशाल बांध बना के ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अपने उत्तरी हिस्से की तरफ ले जाएगा। हालांकि ये देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से करना बड़ा मुश्किल है, और लेकिन फिर भी किया जा सकता है, कोशिश कर रहा चीन। और उसका जो सबसे ज़्यादा खतरा ये है, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि इतनी विशाल मात्रा में जल राशि इकट्ठा करके चीन एक तो बांध बना के ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक सकता है, ऐसे नहीं, लेकिन हाँ जब स्थिति खराब हो सकती है तो वो रोक सकता है। इसके कारण हमारे नॉर्थ ईस्ट में सूखा आ सकता है, या वर्षा आदि की स्थिति में ब्रह्मपुत्र के पानी को एकाएक खोलकर पूरे ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट में जो है वो बाढ़ की स्थिति ला सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के जल को वह किसके रूप में इस्तेमाल कर सकता है, युद्धकालीन अस्त्र शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अरुणाचल और असम दोनों में लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ब्रह्मपुत्र पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि भारत ऐसा करे। ये कुछ ख्याली पुलाव ही नहीं है, लेकिन देखिए भारत अब ये खतरा है तो इसमें क्या कर सकता है, ऊपरी तटवर्ती पड़ोसी यानी चीन के खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से जलाशय में बड़े जल भंडारण के साथ ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना का निर्माण करना है, जो नदी को कम वर्षा वाले मौसम के दौरान जीवित रखेगा और ग्रेट बैंड परियोजना के निर्माण के बाद बाढ़ के पानी के रिसाव को भी अवशोषित करेगा। ये जो ग्रेट बैंड परियोजना है, यहाँ की चीन की सबसे विशाल परियोजना, दुनिया की सबसे विशाल नदी परियोजना 3000 से भी 3 गुना ज़्यादा है। उसकी क्षमता अगर वहाँ से सूखा पड़ता है तो भी रोकने का काम करेगा, बाढ़ आता है तो भी, क्योंकि इसके कारण, इस अपर सियांग परियोजना के कारण जो हम बांध बनाएंगे उसमें कुल 9 अरब क्यूसेक पानी इकट्ठा किया जा सकता है, जो उधर अगर पानी वो अगर नहीं भी प्रभावित करेगा तो हम उस पानी से अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सिंचाई, पेयजल या अन्य जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसकी ज़रूरतों के लिए, पर्यावरणीय ज़रूरतों के लिए उसमें फ्लो बना सकते हैं। और अगर इतना विशाल हम भी बना रहे हैं बात कि अगर कोई उधर से बाढ़ और इस तरह की चीज़ें छोड़ी भी गई तो हम उसको रोकने में सक्षम हो सकें, कि एक सीधा न जाए, हम उसे रोकने में सक्षम हो सके। इसको लेकर ये परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, देखिए युद्ध हथियार की तरह हो सकता है पानी का इस्तेमाल। मैंने बताया था 2017, याद रखिएगा कि चीन ने पूर्व में भी ऐसे संकेत दिए थे। कब? जब वो 2017 में डोकलाम तनाव हुआ था तो चीन ने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र नदी से पानी से जुड़ी सूचनाओं को साझा नहीं किया था। इससे अनुमान जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ या स्ट्रेटेजिक थिंकर लगाते हैं कि चीन जरूरत पड़ने पर हमारे इस ब्रह्मपुत्र नदी को स्ट्रेटेजिक लिवरेज के रूप में या स्ट्रेटेजिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। देखिए भौगोलिक रूप से तो चीन के लिए अभी वैसे तो नहीं, लेकिन 2 चीज़ें हैं और दोनों ही नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हैं। एक है चिकन नेक, उस पर वो लगातार प्रभाव करता रहता है। इसलिए अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि जो तीस्ता नदी है बांग्लादेश में, जिससे चीन का कोई दूर दूर से लेना नहीं है, उसमें भी चीन $1 अरब की परियोजना अपने 15% छूट के बाद चलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से जो चिकन नेक है उसके पास वो परियोजना स्थित है। दूसरे यही द ग्रेट बैंड जो उसकी परियोजना है, जिसके तहत वो ब्रह्मपुत्र के तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट को करके भारत पे लिवरेज लेना चाहता है, क्योंकि वह हिंद महासागर में भारत मलक्का जलडमरू अंडमान और इधर इस चीज़ों से लेकर वो चिंतित रहता है। हिंद महासागर उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा का है। तो हम उसको जवाब तो देंगे, लेकिन जवाब देने के पहले अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता है तो बहुत विशाल हानि हो सकती है। लेकिन जैसे पता है कोई भी विशाल परियोजनाएं होती हैं, चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी हो। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि ग्रेट निकोबार जो परियोजना थी वो भी उसी तरह की परियोजना है, विशाल परियोजना है। आर्थिक और इस तरह की जरूरतों को, स्ट्रेटेजिक जरूरतों को यह भी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके विरोध भी हो रहे हैं। तो देखिए इस जुड़े परियोजना से पर्यावरण और सामाजिक सरोकार क्या है। तो जिन लोगों ने इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है उसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही कई बांध हैं और नदियों में वर्षों से जल विद्युत परियोजनाओं का बोझ उठाया है। प्रस्तावित सिक्यांग मेगा बांध
हमारे पैतृक निवासों को खतरे में डालता है, जो नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव आवास और जैव विविधता को आश्रय देता है। इनका कहना है कि ये सामाजिक दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से, जैव विविधता के दृष्टि से उचित नहीं है। इसी तरह की इन्होंने और आगे बात बताई है कि एक आदि जनजाति है, उसके 300 से अधिक गांव जलमग्न हो जाएंगे। उनका कहना है कि जहां बांध बनेगा जलमग्न हो जाएंगे, फिर वो और ऊपरी हिस्से पे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बांध बना, वहाँ पे बर्फ जमी रहती है और फिर उनकी खेती आदि की समस्याएं दूर हो सकती है। हालांकि इसको लेकर सरकार ने भी प्रयास शुरू कर दिया है और NHPC जो इस पे काम कर रही है, उसने भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 325 करोड़ रुपए का पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसका उपयोग आजीविका योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। और ये परियोजना पूरी तरह से 1,13,000 करोड़ की परियोजना है, जिससे इस्तेमाल से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के आर्थिक जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। लेकिन जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, जो लोगों की मांग है, उसको आपको सहानुभूति पूर्वक देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से चीन या जो उसके समर्थक लोग हैं, उनके भी उकसावे की इसमें आ सकती है। इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ऐसा कोई चीज़ छोड़िए ही न, लोगों को इतना विश्वास में ले लीजिए या उनको चीज़ों को समझाइए कि ये उनके हित में है। अगर उनके हित में है तो ये उनको समझाने का काम भी सरकार का होता है और उस दिशा में प्रयास चल रहा है और भी प्रयास होने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ये देखिए एक मदर शिप है सैन फर्नांडो। ये 300 मीटर लंबी शिप है, इस पे 2000 कंटेनर लगे हैं और ये हमारे जो है विंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जो भारत का पहला कह सकते हो कि ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर सी पोर्ट बन रहा है केरल में। हालांकि अभी वो उसका पूरी तरह से चालू नहीं है, उसके ट्रायल रन के रूप में एक मदर शिप को यहाँ पे कह सकते हो डॉक किया गया है या बर्थिंग की गई है। यहाँ से इनमें से लगभग 1900 कंटेनर उतारा जाएगा। इसके बाद ये कोलंबो के लिए चला जाएगा। तो चलिए इसके बारे में ज़रा देखते हैं, परिचय देखते हैं। तो भारत के पहले गहरे पानी डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को 11 जुलाई को अपना पहला मदरशिप प्राप्त हुआ है। ये 2000 कंटेनर ले जाने वाला MV सैन फर्नांडो का बंदरगाह पर भव्य स्वागत किया गया है। और ये जो जहाज पे ये बंदरगाह लगा है, ये बंदरगाह के कमर्शियल शुरू करने के पहले ये ट्रायल रन का एक हिस्सा है। इसके पहले यहाँ से रवाना भी किया गया था, लेकिन मदरशिप को इसको यहाँ पे उतारा गया है, ये बड़ी बात है। अगर हम देखें कि मदरशिप क्या होता है, तो मदरशिप ऐसा होता है, एक ऐसा जहाज या पोत जो छोटे जहाजों या संचालन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। ये बड़े कंटेनर ले जाता है, जिसे फिर दूसरे जहाज़ों या फिर देश या दुनिया भर के दूसरे जहाज़ों पर उतार दिया जाता है। जैसे सोचिए एक बहुत बड़ा ट्रक है, वो आता है, वहाँ से फिर छोटे छोटे जो है जो छोटे छोटे ट्रक होते हैं या जो टेम्पो होते हैं, उनके जरिए चीज़ें पहुँचाई जाती है। तो ये उसी तरह का मदरशिप या आप कह सकते हो जो बड़े लार्ज अल्ट्रा लार्ज जहाज होते हैं, वो हजारों, अब देखिए 2000 कंटेनर तो यही लेकर आया है। और ये जहाज जहाँ पे वो डॉकिंग करती है, उनके लिए ज़रूरी है कि कम से कम डीप वाटर सी हो, यानी कम से कम उसके गहराई 20 मीटर होनी चाहिए जल की वहाँ पे गहराई, तभी इस तरह के पोर्ट डॉक किया जा सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं विंजम पोर्ट के बारे में कि विंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना क्या है। तो यह एक विंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना 7600 करोड़ रुपए की ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना है। ट्रांसशिपमेंट यानी कि ट्रांसशिपमेंट जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ आता है, अभी ये आया, यहाँ से कुछ सामान उतारा, इसके बाद इसमें कुछ जहाज़ों में लद के दूसरे जगह जा सकते हैं, दूसरे बंदरगाह पे जा सकते हैं, और यहाँ पे ये खुद ही सामान पूरा उतार सकता है। तो डीप वाटर भी है, ट्रांसशिपमेंट है, यानी एक जगह से कहीं दूसरी जगह तक बड़े जहाज यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ से फिर और जगहों पे जाएंगे। और अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही इसे पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। निर्माण, वित्त, संचालन, हस्तांतरण DBFOT मॉडल पे इसे निर्माण किया जा रहा है। और इस परियोजना के दशकों से पाइपलाइन रहने के बाद 2015 में केरल की कांग्रेस सरकार ने अदानी समूह के साथ एक समझौता करके इसे दिया है। हालांकि इसे 2020 के पहले ही, लेकिन कोरोना और भी बहुत सारी समस्या, विदेश जो है विरोध, पर्यावरण चुनौती, मतलब जो विरोध होता है पारिस्थितिकी, उसके बावजूद भी ये है कि दिसंबर 2024 तक इसको कमर्शियली खोलने की उम्मीद है।
अगर इसके जैसे इसे चलने से ये है कि इसमें कंटेनर ट्रांसशिपमेंट आ सकता है और ब्रेक बल्क कार्गो की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे विदेशी गंतव्यों तक कंटेनरों की आवाजाही में लागत में कमी आ सकती है, औद्योगिक गलियारे और क्रूज परियोजन को बढ़ावा दे सकता है और 5000 से ज़्यादा प्रत्यक्ष रोजगार को भी ये अवसर पैदा करने की इसमें क्षमता है। अगर इसकी विशेषताएं देखें, थोड़ी सी जो उसकी टेक्निकल विशेषताएं देखें, तो तिरुवनंतपुरम के पास स्थित, केरल में है तिरुवनंतपुरम, सभी जानते होंगे, वेंजिम पोर्ट भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। और ये जो वेंजिम है इसके पास जल की गहराई 18 मीटर है और जिसे 20 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 2 मीटर और ड्रेजिंग करके 20 मीटर तक बढ़ा देंगे तो ये पूरी तरह से अल्ट्रा शिप या ट्रांसशिपमेंट शिप या आप मदर शिप जैसे बड़े बड़े जहाज़ों को अपने यहाँ पे रखने और संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ में और इसकी विशेषताएं है, जैसे ये जो पोर्ट जहाँ पे है, जो तट है, वो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से मात्र 10 समुद्री माइल दूर पे है। जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग गुजरती है उससे 10 समुद्री मील की दूरी पर है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन होता है उनको अगर ट्रांसशिपमेंट करना है या अपनी माल को आराम देना है या वो करना है तो यहाँ पे आराम से डॉकिंग कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि तट के किनारे पर न्यूनतम तटीय बहाव है, यानी जो पानी है बहुत ही कम है, जिससे रखरखाव और ड्रेजिंग की भी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। इस बंदरगाह से ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक के लिए कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है, क्योंकि अभी जो बड़े हमें खुद भी ट्रांसशिपमेंट करना होता है तो इन्हीं तीनों जो है बड़े जहाज़ों में, यानी मदरशिप से लाते हैं, फिर वहाँ से हम अपने जहाज अपने जो है पोर्ट पे ले जाते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि हमें भारत को कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की आवश्यकता क्यों है, यानी वेंजिम जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसका हमारे भारत के लिए क्या महत्व है, यानी दोनों चीज़ें, आवश्यकता क्यों है, यही आवश्यकता हमारे लिए जो महत्व है। तो देखिए इसमें क्या है कि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, लेकिन अल्ट्रा बड़े कंटेनर जहाज़ों को निपटने के लिए लैंड साइड मेगा पोर्ट टर्मिनल बुनियादी ढांचे का अभाव है और भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो, यानी ऐसा कार्गो जो एक बार आके दूसरे जगह जाता है, वह भारत के बाहर के बंदरगाहों, मुख्य रूप से कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग, ये भी मलेशिया के द्वारा जो है संभाला जाता है। तो पहले वहाँ संभाला जाता है, वहाँ उतरता है, हमारा ही कोई जहाज, बड़ा जहाज वहाँ आता, फिर वहाँ से छोटे जहाज़ों के जरिए भारत के विभिन्न पोर्टों में जाता है, जिससे खर्चा बढ़ जाता है। हम उन बंदरगाहों को जाते हैं तो उनका पैसा देते हैं। तो ऐसे में इसके होने से क्या होगा, अगर हम आंकड़े के रूप में भी देखें तो वित्त वर्ष 21-22 में भारत का कुल ट्रांसशिपमेंट कार्गो 4.6 मिलियन TEU था, जिसमें से 4.2 मिलियन TEU भारत से बाहर संभाला गया था। यानी कि देखिए इतनी बड़ी चीज़ें हम भारत से बाहर अगर हम अपने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को करते हैं तो हमें उन्हें क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, पैसा नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है, और जो समय और संसाधन लगते हैं वो तो लगते हैं। तो हम इसको स्थापित करके अपने यहाँ ही हैंडलिंग कर सकते हैं। और कई सारे सुरक्षा, जैसे क्लैंग है या कोलंबो है, यहाँ पे चीन की भी उपस्थिति है। तो बहुत बड़े ऐसे शिपमेंट जो हमारे स्ट्रेटेजिक महत्व के लिए होते हैं वो भी चीन उस पर नज़र गड़ाए रखता है। तो ऐसे में अगर हमारा ट्रांसशिपमेंट होगा तो हम इससे भी बच सकते हैं। तो कुछ उसके स्ट्रेटेजिक भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन खैर जो आर्थिक है वो देखिए। दूसरा है, इससे अगर ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में, क्योंकि मात्र 10 मील की दूरी पर है ये, अगर देखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन चलता है, रूट है, उससे मात्र 10 मील की दूरी पर है। अगर ऐसा हो सकता है तो हमें विदेशी मुद्रा की बचत होगी, अन्य भारतीय बंदरगाहों पर भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी हो जाएगी, लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत ने तय कर रखा है कि अगले कुछ 2030 तक हम $2 ट्रिलियन का आयात निर्यात करेंगे। तो ये वो बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। उसको लेकर एक ये है, एक आध और पोर्ट की जो इससे भी बड़े पोर्ट हैं वो उसको जो है बनाए जाने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधेयक। कई मामले महाराष्ट्र में देखे गए, जैसे कोरा भीमगांव और इस तरह की चीज़ें, जहाँ पे शहरी क्षेत्रों में जो आंदोलन चल रहा है उसमें कहीं न कहीं नक्सली लोगों का जो है भूमिका देखी गई है।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत सारे पहले जब उन पे दबाव बनना शुरू हुआ तो रिमोट एरिया से दूर दराज से भाग के अब वो शहरी क्षेत्रों में अपने फ्रंटल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो नक्सलवाद की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। और वो दे कैसे रहे, हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसके संवैधानिक संसदीय व्यवस्था और प्रणाली है उसके विरुद्ध लोगों को उकसा के भड़का के इसी तरह की समस्याओं को रोकने को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अपना एक विधेयक पेश किया है। उस विधेयक का नाम है महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024। तो आइए चलिए चर्चा मामला क्या है देखते हैं। तो शहरी इलाकों में नक्सली संगठनों के जरिए नक्सलवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 11 जुलाई को महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 को पेश किया है। और यह विधेयक राज्य को किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देता है। साथ ही महाराष्ट्र में माओवादी नेटवर्क के सुरक्षित ठिकानों और शहरी ठिकानों को हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि ऐसे समूह संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपनी विचारधारा का पहचान करें। जब अभी नक्सलवाद को समझेंगे, उनके उद्देश्य को समझेंगे तो बताएंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कि इस विधेयक में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इस विधेयक के अनुसार नक्सलवाद का खतरा केवल नक्सल प्रभावित राज्यों के दूरस्थ इलाकों तक ही सीमित नहीं है। पहले जैसे हम लोग के दिमाग में था नक्सलवाद मतलब रिमोट एरिया में जंगल हो, वो ये विधेयक, और अब लेकिन ये माना जाने लगा है कि ये दूर दराज तक ही सीमित नहीं है। अब ये फ्रंटल नक्सली संगठनों के माध्यम से शहरी इलाकों में भी इसकी मौजूदगी बढ़ रही है। ठीक है, नक्सली समूहों के सक्रिय फ्रंटल संगठनों के प्रसार से उनके सशस्त्र कैडरों को रसद मिल रहा है, सुरक्षित शरण मिल रहा है और निरंतर और प्रभावी सहायता मिलती जा रही है, ऐसा ये विधेयक कह रहा है। ठीक है, और नक्सलियों से जब्त साहित्य से पता चलता है, कैसे ये मालूम चल रहा है, नक्सलियों से जब्त साहित्य से पता चलता है कि ये विधेयक में, और वहाँ की सरकार कह रही है कि महाराष्ट्र राज्य के शहरों में माओवादी नेटवर्क ने सुरक्षित घर और ठिकाने, सेफ हाउस भी बना लिए हैं और नक्सली संगठन या उनके जैसे अन्य संगठनों की गतिविधियां उनके संयुक्त मोर्चे को, जिसे वो नाम टेक्निकल रूप से टैक्टिकल यूनिट फ्रंट नाम दिया गया है, उसके माध्यम से जनता के बीच अशांति पैदा कर रहे हैं और साथ ही में संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अपनी विचारधारा का प्रचार किया जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया जाए। यानी संवैधानिक जनादेश क्या है, हमारे यहाँ की संसदीय प्रणाली, जो चुनाव प्रणाली होती है, वो हमारे लिए जो है हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना का आधार है और इसी पर नक्सली जो है चोट पहुंचाते हैं। अभी हम उसको देखेंगे। जरा से इस विधेयक के बारे में कि इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है। तो इस विधेयक में गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में जो है परिभाषित किया गया है कि कौन से गैर कानूनी गतिविधि होंगी। लगभग वैसी परिभाषा जो यूएपीए में है ऐसे ही इसमें भी दिया गया है, आप इसको देखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें है कि किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट या जहाँ पे पुलिस कमिश्नर सिस्टम है उनके पास उनको किसी भी ऐसे स्थान को अधिसूचित कर सकते हैं कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी के बाद अधिसूचित उनका उससे जुड़ा हुआ स्थान है, प्लेस है, फिर उसे जब्त कर सकते हैं उसकी गतिविधियों के लिए। इसमें चल संपत्तियां यानी धन प्रतिभूतियां और अन्य संपत्तियां भी इसमें शामिल हो जाती है। यह भी कहा गया है कि जहां राज्य सरकार ऐसी जांच में पाती है कि वह उचित समझे कि किसी भी धन प्रतिभूति या अन्य संपत्ति का उपयोग किसी गैर कानूनी संगठन के उद्देश्य से किया जा रहा है, किया जाना है, तो सरकार ऐसे धन प्रतिभूति या संपत्ति को सरकार के लिए जब्त घोषित कर सकती है। और अगर इससे कोई किसी को शिकायत होती है तो इस सरकार की इस कार्रवाई से अगर किसी को शिकायत होती है तो वह माननीय उच्च न्यायालय यानी महाराष्ट्र उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय में इसके सरकार के आदेश के खिलाफ वो क्या कर सकती है, पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकती है। क्योंकि उसके लिए एक गठित एक कमेटी बनेगी, उसमें भी जो रहेंगे कि जो हाई कोर्ट के जज बनने जाए लोग रहेंगे वही उसमें शामिल रहेंगे। तो उनके आधार पे इस तरह से जो कॉन्फिस्केट की जाएगा उसके विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। यानी लीगल रेमेडीज मिली है लेकिन लोअर कोर्ट आदि चीज़ों से उससे हटा दिया गया है। और इसमें कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय हैं, गैर जमानती हैं, यानी संज्ञेय है यानी पुलिस कार्रवाई कर सकती है, उसके लिए किसी को एफआईआर लिखाने की जरूरत नहीं है। गैर जमानती है यानी आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।
और इसकी जांच उप निरीक्षक के ऊपर के ही पद के लोग करेंगे, उसके नीचे के लोग नहीं कर सकते हैं। ये कुछ प्रावधान है। जहां तक सजा की बात है, इसमें जैसे कोई संगठन, कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी संगठन का सदस्य है या ऐसे किसी संगठन के कार्यों गतिविधियों में भाग लेता है और उसके संगठन के उद्देश्यों में योगदान देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा या 3 लाख तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। 3 लाख की सजा और 3 लाख का जुर्माना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे इसमें एक प्रावधान और है कि कोई व्यक्ति किसी संगठन का सदस्य नहीं भी, ठीक है, फिर भी ऐसे संगठन के लिए योगदान देता है, प्राप्त करता है या योगदान में सहायता करता है, यानी ऐसा नहीं कि उस संगठन का मेंबर हो, लेकिन अगर उस मेंबर, उस संगठन को वो सहायता, बैन ऑर्गेनाइजेशन को वो सहायता देता है और उसमें उसके किसी न किसी उसके उद्देश्यों में योगदान देता है, तो उसके लिए भी 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए की जुर्माना का इसमें प्रावधान है। और तीसरी सजा की श्रेणी है कि कोई गैर कानूनी संगठन की कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी संगठन की किसी गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम देता है, यानी कोई इस तरह से तोड़फोड़ और इस तरह की जो चीजें ऊपर बताई गई हैं, पढ़ लीजिएगा, अगर अंजाम देता है तो उसके लिए 7 साल तक की सजा और 5 साल तक रुपए तक का जुर्माना भी दिया जा सकता है। ये कुछ कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। जरा सा नक्सलवाद या माओवाद को समझें, तो नक्सलवाद, माओवाद की अवधारणा जो है भारत के पूर्वी राज्यों में और कह सकते हो कि आप छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरह से जो रिमोट एरिया वाले राज्य हैं, उन्हीं पर वामपंथी विचारधारा वाला, ये देखिए, सामाजिक आर्थिक जो है नक्सलवाद, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए, इनमें से किसी उद्देश्य के लिए हो सकता है। वामपंथी विचारधारा वाला सशस्त्र हिंसक संघर्ष है। कैसा संघर्ष है? सशस्त्र है और हिंसक है। यह भारत के पूर्वी राज्यों के अति पिछड़े क्षेत्रों में अल्प विकास एवं अन्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक वंचना के कारण पनप रहा है। और वामपंथी उग्रवादी माओ से तुंग की विचारधारा को अपनाकर भारत की संसदीय एवं लोकतांत्रात्मक शासन प्रणाली के विपरीत एक नवीन साम्यवादी शासन प्रणाली, जिसे वो जनतांत्रिक लोकतंत्र कहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं। जैसे चीन में जनतांत्रिक लोकतंत्र है, तो उसी तरह का लोकतंत्र हमारे संसदीय प्रणाली को के जगह पे अपनाना चाहते हैं। और इसीलिए देखिएगा, इस विधेयक में भी उद्देश्यों में कहा गया है कि हमारे जो संवैधानिक तरीके से जो चुनी हुई प्रणाली आ रही है उसके विरुद्ध में, क्योंकि इनका लक्ष्य ही है हमारे संसदीय प्रणाली के तहत चीन की तरह जो है जनतांत्रिक लोकतंत्र लाना है, ठीक है। और हमारे लोकतंत्र को ये छलावा कहते हैं। अगर इनके उद्देश्यों को देखें तो इनके उद्देश्य 2 तरीके से, एक दीर्घकालिक उद्देश्य है और एक अल्पकालिक। दीर्घकालिक उद्देश्य जो मेन है वो है कि लंबे संघर्ष के द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है। वो भी कैसे? हमारे यहाँ जो संसदीय लोकतंत्र है उसको हटा के यहाँ पे क्या अपनाना है? लोकतंत्र को, नवजन लोकतंत्र को लाना है, यानी पीपुल्स लोकतंत्र को लाने की ये बात कहते हैं। और इसके लिए वो हमारे संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का विरोध करते हैं और इसे छलावा कहते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये उसे छलावा कहते हैं। हमारा संविधान, हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका ने उसे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है संसदीय प्रणाली को, और माओवादी कहते हैं कि ये छलावा है और वो चीन जैसा लोकतंत्र, सिंपल सा बता दूं तो वो चीन जैसा लोकतंत्र लाना चाहते हैं, ठीक है। और ये तो उनका मेन उद्देश्य हुआ, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अपने उद्देश्यों में, यानी ये तो उनका छुपा हुआ है, जो दृश्य दिखाई देता है उसमें क्या है कि इस पूर्ति के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु नक्सलवादी लोगों के अधिकार, जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन चलाते हैं और जन अदालत या कंगारू कोर्ट द्वारा पीड़ितों को न्याय देते हैं। इस तरह की इनकी अवधारणा चीजें चल रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी इसके क्वेश्चंस आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, PDF भी वहाँ मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार हैं। बाकी पढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।